बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया जंगों में घिरी हुई है। अगर आप खित्तों के हिसाब से भी देखें तो जनूबी एशिया के अंदर चाहे ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, चीन हो, ये सब आपस में उलझ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कि एशिया के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर चीन और जापान ने एक दूसरे को टक्कर दी हुई है। और अब जो मशकें की जा रही हैं रूस, शुमाली कोरिया और चीन की तरफ से, उन्होंने आने वाली जंग का मंजरनामा बना दिया है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ कंबोडिया और थाईलैंड आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला पे यूएसए हमला करने के लिए तैयार है। और अगर मशरिक़ वुस्ता में देखें तो यमन में सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के सामने है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इसराइल ने गजा के साथ क्या किया और फिर इसराइल ने ईरान के साथ क्या किया। तो इस वक्त पूरी दुनिया जंगों की लपेट में है और लगता यह है कि आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है और जो धंधा करेगी वो होगी दिफाई इंडस्ट्री। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि जो पाकिस्तान ने भारत को कहा था कि अब तमाशा मशरिक की तरफ से शुरू होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों कहा गया था। और इसके साथ ही अफ़गानिस्तान के अंदर खून की होली खेलने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उस हवाले से बड़ी ही लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे। वो क्या हो रहा है ये बताऊंगा। और वेनेजुएला पर यूएसए हमला क्यों करना चाहता है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर एक के जहन में आता है। तो आपको एक मिनट में बताऊंगा कि ये मसला है क्या। इसके साथ ही हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के पास बेतहाशा मादनियात हैं, तेल की बात भी की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको निकाले कौन। और इसको निकालने के लिए जो मशीनरी और टेक्नोलॉजी चाहिए वो सुपर पावर्स के पास है। तो अब उस हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी आई है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, एशिया, खलीज, बल्कि अमेरिका तक के लिए इंतहाई अहम हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मशरिक के बारे में बात की गई थी कि पाकिस्तान अब मशरिक से शुरू करेगा, इसकी एक वजह है। अगर आप पाकिस्तान को कश्मीर से लेके कराची तक देखें तो इसकी डेप्थ 1000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो ये चीज भारत के लिए फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर तक की रेंज के कोई भी रॉकेट फायर करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वहां पे अगर देखा जाए तो यहां से बंबई का जो सफर है वो तकरीबन 2300 किलोमीटर से ज्यादा है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश वाली साइड पे भी जो फासला है वो बहुत ज्यादा है। एक तो ये कहा जा रहा था कि अब बांग्लादेश और चाइना की तरफ से, मशरिक की तरफ से भारत को दबाया जाएगा, लेकिन वजूहात कुछ और सामने आई हैं। और वो वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान ने वो मिसाइल हासिल कर लिए हैं, और कुछ मिसाइल तो पहले ही पाकिस्तान के पास मौजूद थे कि जिसकी वजह से भारत किसी भी जगह पे अपने स्ट्रेटेजिक और दिफाई एहसासों को छुपाने की सलाहियत नहीं रखता। अब एक फुटेजेस हमारे सामने आई हैं जिसके मुताबिक भारत ने नई ज़ेरे ज़मीन मिसाइल फैसिलिटी बनाई है, और यह बनाई है जंग प्ले आंध्र प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप नक्शे के ऊपर देखें तो इसका फासला तकरीबन 1800 से 2200 किलोमीटर सीधा लाइन के अंदर जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास शाहीन 3 तकरीबन 4500 किलोमीटर, शाहीन 2 2750 किलोमीटर, और इसके साथ ही गौरी अबाबील भी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज रखते हैं। जबकि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से भी ऐसे सुपरसोनिक मिसाइल दिए गए हैं जिनकी बात हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो DF-17 हो, चाहे वो DF-41 हो, उनकी रेंज 8-10 हज़ार किलोमीटर तक है, और उनकी स्पीड भी मैक 20 तक जाती है, जिसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। तो अब कहा यह जा रहा है कि भारत के कोई भी असासा पाकिस्तान से इस वक्त महफूज नहीं, और भारत जो विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा था, अब उसके सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। जो अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया को पता है, चीन के साथ जो मामला चल रहे हैं और चीन जिस तरह से सरहद पे जंगी तैयारियां कर रहे हैं, और पाकिस्तान जिस तरह, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हो, कोई भी खिता उठा के देख लें, पाकिस्तान वहाँ पे अपना असरो रसूख ना सिर्फ बढ़ा रहा है बल्कि वो दिफाई डीलें भी वहाँ पे कर रहा है, और सेंट्रल एशिया उसकी एक जिंदा मिसाल है।
तो अब इसके साथ ही जब सेंट्रल एशिया का जिक्र हो और अफगानिस्तान का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से कई बड़े लीडर जो हैं वो अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। हामिद करज़ई के बारे में मुबैना खबरें आ रही हैं कि वो जर्मनी चले गए हैं। इसके साथ ही गुलबदीन हिकमत यार की तो पिक्चर्स भी आ चुकी हैं कि वो मलेशिया जा चुके हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पुराना शुमाली इत्तेहाद जो था वो वहाँ पे मीटिंग्स की जा रही हैं ईरान के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि आप अफगान तालिबान के साथ सुलह कर लें। और उसमें यह कहा जा रहा है कि आप हमारी जायदादें वापस करें, शुमाली इत्तेहाद की तरफ से उनके पैसे वापस किए जाएं, जबकि अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी गारंटी देते हैं, आप वापस यहाँ पे आएँ और आके रहें। अभी सब कुछ जो कर रहा है ये कर रहा है ईरान, क्योंकि ईरान किसी सूरत भी नहीं चाहता कि इसराइल के साथ उसकी इस कशमकश के दौरान में उसकी बैक साइड से भी अनसिक्योर हो जाए, चाहे पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई हो जाए या किसी और की लड़ाई हो जाए या बदअमनी हो जाए। क्योंकि इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक मुल्ला हैबतुल्लाह को सिक्योरिटी ईरानी गार्ड्स जो हैं उनके करीबी ज़राए वहाँ पे जो देख रहे हैं मुल्ला हैबतुल्लाह के उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और वहाँ कंधार के अंदर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पाए जाने के बड़े सबूत और शवाहिद मिले हैं, और ये चीज़ अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है। तो इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि NRF ने भी रेजिस्टेंस शुरू कर दी है, और ना सिर्फ NRF ने रेजिस्टेंस शुरू की है बल्कि रूस ने भी अफगानिस्तान की ज़मीन को अपने लिए ख़तरा करार दे दिया है। और जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं वहाँ पे चाहे अलकायदा हो, चाहे TTP हो, चाहे ISIS खरांसा हो, ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप इस वक्त वहाँ पे अपने तरबियती मराकज़ को बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि रूस की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसने भी ये कह दिया है कि अफगान तालिबान को ना सिर्फ बैरूनी फंडिंग मिल रही है बल्कि वहाँ पे मौजूद प्रॉक्सीज को भी बैरूनी फंडिंग मिल रही है, जिसकी वजह से ये खित्ता बड़ा ही ख़तरनाक हो चुका है। अब बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान की। अब आपको ये बात तो पता है कि अमेरिका भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का इंतखाब जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए कर चुका है, और उस हवाले से पाकिस्तान को हर तरह की सहूलियात और मदद फराहम की जा रही है, चाहे IMF का मामला हो, चाहे रिकोडिक में फंडिंग का मामला हो, चाहे हथियारों के हवाले से मामलात हों, वो सब के सब अब बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। और हमने ये देखा था कि अफगान वार के अंदर पाकिस्तान की अरबों डॉलर की फंडिंग अमेरिका के अंदर फंसी हुई थी। तो अब खबर एक आई है कि US ने अप्रूव करने के लिए F-16 का अपग्रेडेड जो है $700 मिलियन की जो डील है वो फाइनल कर दी है, और इस हवाले से जो US कांग्रेस है वो 30 दिन के अंदर अंदर इसका रिव्यू लेगी। रिव्यू बेशक वो ले ले, इस तरह के मामला रुकते नहीं हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले अमेरिका ने हमें लेटेस्ट AMRAAM 120 फराहम किए, यानी कि हमारा नाम लिस्ट के अंदर डाला, और वो भी तकरीबन 400 से 600 मिलियन डॉलर की एक डील थी। अब ये दोनों को मिला के तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का की एक तरह से हथियारों की मदद हो जाती है। अब जब F-16 अपग्रेड होगा तो आप ये समझ लें कि उसके एवियोनिक्स, उसका रडार, उसका नेविगेशन सिस्टम और F-16 की किट समेत बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि भारत की नींदों को हराम कर देगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये भारत के खिलाफ तो हम F-16 को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो नाजरीन, बेशक हम F-16 को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे जब हथियार हमारे पास होगा तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको अफगानिस्तान की तरफ मगरबी बॉर्डर के लिए अमेरिकी हथियारों को रखा हुआ है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है, और बड़ी फुटेजेस आ रही हैं इस हवाले से। अब बात यह है कि भाई ये हमला क्यों करने जा रहे हैं। चीन ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि उसने वेनेजुएला के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसलिए अमेरिका वहाँ पे किसी भी किस्म की शर अंगेजी से बाज रहे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अमेरिका ने बहाना बनाया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग कार्टल्स हैं, और हम देख रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला की कश्तियों को निशाना बना रहा है। लेकिन असल हकीकत ये है कि आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े
तेल के ज़खायर तकरीबन 303 बिलियन डॉलर के वो वेनेज़ुएला के अंदर मौजूद हैं। और वेनेज़ुएला की जो दोस्ती है वो ईरान से, चीन से और रूस से है। तो आप ये बात बड़े आराम से समझ सकते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। एक तरफ उनको सबक सिखाने के लिए, सजा देने के लिए, रजीम चेंज करके उनको अपने साथ मिलाने के लिए, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि तेल के ज़खायर पे कब्जा करने के लिए अमेरिका इस वक्त ये सारा कुछ कर रहा है। लेकिन बात अगर रिजर्वायर्स की आए और मादनियात की आए तो फिर पाकिस्तान तो सबसे आगे है। रिकोडिक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त अंडर डेवलप्ड जो है वो कॉपर और गोल्ड की माइन है, वहाँ पे अब खबरें ये आ रही हैं कि यूएस एक्सपोर्ट बैंक जो है उसने रिकोडिक माइन के लिए 1.25 बिलियन डॉलर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और अब जब ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है तो अब हमारे पास खबरें ये आ रही हैं, इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि जो पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप के अंदर कंपनी काम कर रही है उसको भी फंडिंग दी जा रही है। अब अमेरिका की मशीनरी यहाँ पे आएगी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी आएगी मादनियात के हवाले से, और हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से जो खबरें हमारे पास आई हैं, यहाँ तक कि इस्लामाबाद में यूएस की एम्बेसी से ट्वीट्स की गई हैं कि 7,500 कंस्ट्रक्शंस की जॉब आएंगी, 4,000 परमानेंट जॉब्स बलूचिस्तान के अंदर आएंगी, और इस सारे प्रोसेस से 6,000 जॉब्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर पैदा होंगी, और 2.5 लाख टन जो कॉपर और इसके साथ ही 6 लाख औंस सोना जो है वो 2028 तक इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ये वो मादनियात और माइन है जिसके बारे में जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा था कि अगर अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्ट करे तो वो हर साल 10 से 12 बिलियन डॉलर कई दहाइयों तक यहाँ से कमा सकता है। तो लगता यह है कि अमेरिकन को हमारी ये बात समझ आ गई है और ये काम बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे माइंस, क्रिटिकल मिनरल्स और दीगर चीज़ों के ऊपर काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, वहाँ पे महाज भी बड़ी तेज़ी के साथ गर्म हो रहे हैं। अब आपको पता है कि चीन और जापान के दरमियान काफ़ी दिनों से मसला चल रहा है। अब एक्सरसाइज हो रही थी और उसके दरमियान में हमने ये देखा कि चीन के 2 जहाज़ों ने जापान के 2 जहाज़ों को बीवीआर मोड के अंदर रडार पे लॉक किया और उसके बाद बातचीत की, और ये मामला जो है जापान की तरफ से बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा था। उसके बाद चीन ने एक ऑडियो रिलीज़ की जिसके अंदर चाइनीज़ पायलट जो है वो उसको एक सिग्नल देते हैं, उसके बाद वो ओके करता है और ये मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि रूस और शमाली कोरिया भी मैदान में आ गए हैं और वो चीन के साथ बिल्कुल जो जापान का पानी है उसके सामने खड़े होकर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि इन ड्रिल्स की वजह से लड़ाई का माहौल बन चुका है। और इस वक्त जापान ने अपनी मिलिट्री बेसिस के हवाले से, F-35 की प्रोडक्शन के हवाले से, हथियारों को हासिल करने के हवाले से, अड्डों को दोबारा रिन्यू करने के हवाले से काम बड़ा तेज़ कर दिया है, क्योंकि इस वक्त साउथ चाइना सी के इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा एंटी चीन इत्तेहादी जापान ही है। तो इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जापान की बात आती है तो उससे थोड़े फासले के ऊपर ताइवान और कंबोडिया आ जाता है, वहाँ पे भी लड़ाई बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जून जुलाई के महीने में ये लड़ाई हुई थी और वहाँ पे तकरीबन 3 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे, और अब फिर कहा यह जा रहा है कि कई लाख जो लोग हैं वो वहाँ से पनाह गुज़ीर हो गए हैं, वहाँ से हिजरत करने पे मजबूर हो गए हैं। अब इनका मसला क्या है? ये मसला भी दहाइयों पुराना है। अब इस मसले के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रिया विहार मंदिर है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी जगह है, ये मामला ताइवान और कंबोडिया के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ा बना हुआ है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा था कि ये इलाका, इस इलाके के ऊपर कंबोडिया का हक है, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि थाईलैंड ने इस इलाके पर अभी तक कब्जा किया हुआ है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम चीज़ और है, और वो ये है कि जो थाईलैंड के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं शिनावात्रा, वो इस सारे के सारे मामलों को
कौम प्रस्त ग्रुपों के जज्बात को उभारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कौमी सलामती का मसला बना दिया है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि कंबोडिया के अंदर भी यन सीन खानदान जो है वो इस मामले को कौमी मुफाद और कौमी दिफा का मामला बना के चल रहे हैं और दोनों की जो कौमें हैं उनके जज्बात इस वक्त अपनी पीक पे हैं। तो ये सूरत हाल है, इस वक्त जंगों का माहौल पैदा किया जा रहा है और उन जंगों की तैयारियों के लिए धड़ाधड़ अरबों डॉलर के वेपन्स खरीदे जा रहे हैं और अब आने वाले दिनों में वही मुल्क सरवाइव करेंगे जो वेपन्स खुद अपने मुल्क में बनाएंगे और मुल्क में बना के जिन ममालिक के पास हथियार नहीं है उनको फरोख्त भी करेंगे, वरना इस वक्त और कोई कारोबार चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।